नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पति दिल्ली के एक फैक्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी में काम करते हैं। मैं भी उस कंपनी में सेल प्रमोटर का काम करती हूँ। सेल्स प्रमोटर का काम क्या होता है आप जानते ही होंगे। इस बारे में मेरे पति को मालूम है। मेरे पति सुमित काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता। इस काम के लिए मेरे पति देव की सैलरी औरों से ज़्यादा मिलती है। वह सोचते हैं कि शायद अनीस इतना पैसे उन्हें अपनी दोस्ती की खातिर देता है, मगर असल बात यह है कि उसे रुपया मेरी मेहनत की खातिर मिलता है। दोस्तों, मेरी शादी सुमित से हुई थी। तब सुमित लखनऊ में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। शायद मेरी किस्मत खराब थी जो मेरी शादी के 2 महीने बाद ही सुमित के फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। एक बार जो लॉकआउट हुआ तो फिर दोबारा खुला ही नहीं। काफ़ी ढूंढने पर भी कहीं नौकरी नहीं मिली। हमारे पास जमा पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर तंगी तो साफ नज़र आने लगी। हमें कहीं से भी किसी की कोई मदद नहीं मिल रही थी। परिवार वालों ने भी कुछ ही दिनों में अपना अपना मुंह मोड़ लिया। सुमित रोज़ नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन अचानक दिल्ली से सुमित के नंबर पर फ़ोन आया। सुमित ने वापस आकर खुश होते हुए कहा, मेरे एक दोस्त अनीस का फ़ोन आया था, तुम उससे नहीं मिली हो? वह दिल्ली में रहता है, बहुत पैसे वाला है। एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की फैक्ट्री है उसकी। वह किसी काम से लखनऊ आ रहा है। हमारी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए हमसे मिलने आएगा। मैंने कहा यहीं पर रहेगा क्या? मैंने अपने चारों ओर नज़र डालते हुए पूछा तो वो बोले, नहीं रहेगा तो होटल में, मगर हमसे मिलने आएगा। उसे एक दिन खाने पर बुला लेंगे। उसके ढंग से खातिरदारी करना। वह चाहे तो मुझे अपनी कंपनी में ही कहीं नौकरी दे सकता है, फिर हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। मेरे पति ने मेरे साथ मस्ती करते हुए कहा, अनीस बहुत ही रंगीला किस्म का आदमी है। रेणु भाभी को शादी के कुछ साल बाद ही कैंसर हो गया था और कुछ ही दिनों में अनीस को अकेला छोड़कर चली गई। अनीस से मिलोगी तो देखना कितना हैंडसम है। मेरा दोस्त काफ़ी लड़कियां उसे शादी करने को आज भी तैयार हो जाएं, मगर वह कहता है कि रेणु की जगह किसी को नहीं दे सकता और देखना तुम्हें भी अपने मोह जाल में ना बांध ले। मैंने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दी, मगर अकेले में उनके बारे में सोचने लगी। उससे मिलने की काफ़ी इच्छा हो रही थी कि देखूं कैसा आदमी है जिसकी मेरे पति ने इतनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं रोज़ सुबह घर का काम जल्दी निपटा कर स्कूल निकल जाती थी। सुमित उसके बाद काम ढूंढने के चक्कर लगाने निकल पड़ते थे, जो शाम तक ही लौटते थे। शनिवार को उस दिन की कुछ जल्दी आ गई और घर के कामों में लग गई। काम खत्म करने के बाद नहाने जाने लगी, तभी डोरबेल बजा। मैंने सोचा आज लगता है सुमित जल्दी लौट आया। सोचकर मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा था। मैं भी एक अपरिचित को सामने देखकर भौचक्के रह गई थी। उसने कहा, नमस्कार भाभी जी, मैं अनीस, आपके पति का दोस्त। मैंने कहा, नमस्ते, आइए अंदर आइए। मैं उनके सामने काफ़ी संकोच कर रही थी, मगर उसकी मज़ेदार बातों ने मेरी झिझक खत्म हो गई। सुमित जब आया तब मैं उसकी किसी बात पर खूब हंस रही थी। सुमित बोला, तो तुम्हारी आपस में मुलाकात मेरे आने से पहले ही हो गई? मगर मेरे जवाब देने से पहले ही अनीस ने मेरी तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, मुलाकात? भाई, हमारी मुलाकात तो बड़ी ही ज़ोरदार तरीके से हुई। दोनों पुराने दोस्त बातों में मशगूल हो गए और बातों बातों में उसे पता लग गया कि सुमित के पास कोई नौकरी नहीं है। अनीस ने कहा, यार मुझे तो बताया होता, मैं कुछ इंतज़ाम कर देता। अगर तुम ही देखो, मेरे पास इतना पैसा है मगर अपना बोलने वाला कोई नहीं। अगर अपने दोस्त के लिए कुछ कर सका तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सुमित के चेहरे पर एक ही मुस्कान आई। फिर एक शर्त पर तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। तुम लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे मकान का एक भाग खाली है, वहाँ तुम लोग रह लेना। घर में कुछ चहल पहल होती रहेगी। अनीस ने कहा, तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम दिल्ली चलो।
आओ मैं कल जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है, चाहो तो मेरे साथ ही चलो। सुमित ने कहा भाई 1-2 दिन का तो समय दे दो समेटने के लिए। कुछ दिनों बाद हम अपना सारा सामान समेट कर दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। दिल्ली में अनीस का मकान बहुत लंबा चौड़ा था। उसके एक भाग में हमें रहने को दे दिया। 2 कमरे थे हमारे पास, 2 आदमियों के लिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सुमित काम पर जाने लगा। अनीस ने हमारी हालत का जायजा लेते हुए सुमित को आधी तनख्वाह पहले ही दे दी थी। अनीस अकेला ही रहता था। एक नौकर था, वो पास ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और ड्राइवर वह सुबह 8 बजे आता और शाम 9 बजे घर चला जाता। अनीस रोज़ सुबह 9 बजे अपनी फैक्ट्री निकल जाता था और शाम 6 बजे घर लौटता था। सुमित ने मुझसे कहा कि तुम कुछ अच्छा बनाया करो तो उसे भी दे दिया करो। नौकर के हाथ का खाते खाते बोर हो गया होगा। अब मैं अनीस के लिए कुछ न बनाती, वो भी मुझे पास बैठा लेता था और तरह तरह की बातें होती थी। सुमित अगर शहर में होता तो आते आते 9 बज जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के खुलने लगे। बातों बातों में रोमांटिक बातें भी होने लगी। एक दिन अनीस ने कहा, सुमित तो है ही नहीं, इतनी जल्दी जाकर क्या करूँगी, बैठो ना कुछ देर। मैंने कहा, अनीस जी आप अभी नशे में हैं, मैं अभी चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूँगी कहकर मैं वहाँ से चली आई। उस समय तो मुझे उन पर गुस्सा आ गया था, मगर धीरे धीरे गुस्से ने एक अजीब सी सिहरन का रूप ले लिया। सोते समय मैंने अनीस के बारे में सोचने लगी। अगले दिन से मेरी दुनिया में परिवर्तन आने लगा। घर में मैं अब कुछ अच्छे कपड़े पहनने लगी। 2-3 दिन बाद की बात है। एक दिन शाम को अनीस जल्दी आया और बोला, हम आज चलो पिकवर्थ, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 टिकट लिए हैं। आज पहली बार मैंने उनके साथ कहीं जा रही थी। दिल में एक अनजान सा भय था। मुझे देखने के बाद हम वापस कर आए। मैंने कमरे में घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। तभी बेल बजने लगी तो मैंने सोचा अनीस आया होगा। मुरली ने आकर कहा, साहब बुला रहे हैं, खाना तैयार है। मुझे देखकर मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज लगता है अनीस साहब रात भर सो नहीं पाएंगे। अनीस ने इशारा किया, मुरली तुम टेबल पर हम दोनों का खाना लगाकर घर पर जाकर आराम करो। मैंने किचन में जाकर मुरली से कहा, तुम बहुत ही बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हारी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। तो मुरली बोला, और तुम्हारे बारे में जानकार मुझे नहीं लगता कि सुमित साहब बहुत खुश होंगे। इस तरह मैं धीरे धीरे दलदल में धंसती चली जा रही थी। मुझे पता था मैं शायद अब इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अनीस ने मेरे पति को कहा, भाई भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं और ऊपर से बोलने का भी हुनर है। अनीस ने कहा, अगर तू कहे तो भाभी को मेरी कंपनी में सेल्स प्रमोटर की नौकरी दे दूंगा। मेरे पति ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और कनिका की सैलरी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मैं भी उसी कंपनी में काम करने लगी। अब मैं अनीस के साथ कंपनी में जाने लगी। मेरा काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम में एक्सपर्ट होती चली गई। इन सब के बदले अनीस मेरे पति को अच्छी खासी सैलरी देने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। दोस्तों मेरी उम्र 23 साल है और अभी तक मेरी कोई बच्चा नहीं, क्योंकि मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता था। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर ही जी रहा था, यानी ऐश कर रहा था। लेकिन दोस्तों यह ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उसको अपने बिजनेस यानी कि अपनी फैक्ट्री को छोड़कर घर रहना पड़ा और फैक्ट्री को संभालने के लिए मेरे पति को जाना पड़ा। दोस्तों यह कहानी अभी 4 दिन पहले की है, जो आपको मैं आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना, क्योंकि मैं आप लोगों की कहानी सुनती हूँ तो आपको भी इस कहानी को ज़रूर सुने। किस तरीके से मुझे मेरे ससुर ने वह सब किया आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी चला रहे थे। अचानक मेरे पति के पास मेरे ससुर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटे आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है
अब यह बातें मैं अपने पति की रसोई में खड़े सुन रही थी, क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। मेरे पति ने फ़ोन रख दिया और तुरंत कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। फिर पति से मेरे ससुर जी के पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री लेकर हॉस्पिटल में लेकर चले गए और दवाई दारू कराकर लेकर आए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या है पापा जी। उन्होंने मुझे बताया तो शायद अटैक की शिकायत हो सकती, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम करने को बोला है और इन पर काम का बोझ मत दो, इन्हें काम से दूर रखो। अब यह बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और पापा का बढ़िया से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी, मेरे पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे, क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी का रुकना पड़ता था, क्योंकि जो काम करने वाले होते थे मैं सभी रात को चले जाते थे। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। दोस्तों उस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, लो पापा जी खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। यह सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो बर्तन लेकर वापस चले गए रसोई में, क्योंकि मुझे भी खाना खाना था। मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई, क्योंकि ससुर जी को दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा, पापा जी दूध पी लो और लो पानी, और उसके बाद आप दवाई ले लो, दवाई लेकर आराम से सो जाना। दोस्तों उस दिन तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है बेटा यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। मैंने कहा, मेरे सामने ले लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई ली और लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों उस दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए। दोस्तों शाम के वक्त उसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी को कमरे में लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए। दोस्तों मेरा काम पूरा हो गया था और मैं वहाँ से आने लगी थी। ससुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बहू मेरा सर दबा दो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों मैं पापा जी का सर दबा रही थी। मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। पापा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैंने पूछा, बताओ पापा जी, अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। पापा जी बोले, बेटा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही आज तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हें तो पता है उसके जाने के बाद मैं कितना अकेलापन महसूस करता हूँ, और तब भी उसकी याद आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, पापा गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते हैं। बहू अब मैं क्या करूं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तुम्हारी सासू के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। अब मुझे उसकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर जी के बातों से कुछ अलग ही फील कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा जी मुझे कुछ कहना चाहते हैं। फिर मेरे ससुर जी खड़े हो गए और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा, पापा जी क्या हो गया है तुमको, क्या कर रहे हो तुम, कलेश मत करो, तुम ज़्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर ने क्या कहा है, अगर तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो बीमारी और भी बढ़ जाएगी। तो काफ़ी देर समझाने के बाद मेरे ससुर चुप हो गए और सो गए। दूसरे दिन भी दोस्तों यही हाल था और मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। मेरे ससुर जी वापस उसी तरीके से रोने लगे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए जो कि ससुर जी इस चिंता से बाहर निकले। मैंने पूछा, पापा जी आप रोज़ मेरे साथ ऐसा करके क्यों रोते हैं, मुझे भी परेशानी होती है,
बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस जो मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो। मेरे पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं वहाँ पर नहीं गया। अगर आप पूरा नहीं मानोगे तो मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने कहा पापा कैसी मदद, मुझे खुलकर बता दो। पापा बोले 20 जुलाई 2024 को 4 विदेशी महिलाएं जो कि रूस की होती हैं और जिनकी उम्र कम से कम 25 से 30 साल के बीच में होती है। चारों महिलाएं देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उन चारों के स्थल बहुत बड़े बड़े होते हैं और चारों के नितंब भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और इस तरह से वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जैसे एक होटल में प्रवेश करती हैं तो होटल के मालिक से कमरे के लिए पूछती हैं और होटल का मालिक उनको कमरा दे देता है। लगभग आधे घंटे के बाद उन चारों महिलाओं में से एक महिला होटल के मालिक के पास आती है और उसको यह कहती है कि अगर रात के लिए एक हिंदुस्तानी लड़का हमें मिल जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और इस तरह से जो होटल का मालिक होता है धर्मवीर, वो एक सुरेश नाम के लड़के को इनके सामने खड़ा कर देता है। सुरेश लगभग 6 फीट की हाइट का होता है और एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है। अब ये चारों महिलाएं यानी कि विदेशी महिलाएं इस सुरेश नाम के लड़के को अपने कमरे में लेकर जाती हैं और जैसे ही कमरे में लेकर जाती हैं तो लगभग आधे घंटे के बाद जो होटल का मालिक होता है धर्मवीर, उसको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और उन चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर यह धर्मवीर जो होटल का मालिक होता है अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मालाबार इलाके से। इन मालाबार इलाके में एक 22 साल का नौजवान लड़का होता है जिसका नाम सुरेश था। सुरेश अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। इसके पिता क्लर्क हैं और इसकी माँ रजनी हाउसवाइफ हैं। पिता मनीष जो है काफ़ी दिनों से चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर चाहे तो इंजीनियर बने या कोई अच्छा सा खिलाड़ी बन जाए। और इस तरह से जो सुरेश कुमार होता है यह काफ़ी जिद और मेहनत करता है, लेकिन यह ना तो खिलाड़ी बन पाता है और ना ही इंजीनियर बन पाता। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। लेकिन जैसे दिन बीतते हैं तो सुरेश की माता रजनी को एक हार्ट अटैक आ जाता है और जैसे उसको हार्ट अटैक आता है तो सुरेश अपनी माँ रजनी को लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। जैसे ही डॉक्टर इस रजनी नाम की महिला को चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर सुरेश को यह कहते हैं कि तुम्हारी माँ काफ़ी बीमार है और इसकी हार्ट अटैक की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और इस तरह से सुरेश और सुरेश का पिता मनीष काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब ये लड़का कई दिनों तक ऐसे ही घूमता फिरता रहता है और सोच में यानी कि चिंता में पड़ जाता है कि मेरी माँ का ऑपरेशन कैसे कराऊं। जब डॉक्टरों से यह पूछता है दोबारा तो डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये सुरेश नाम का लड़का अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने के लिए जाता है तो दोस्त इसको यह कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब ये 2 से 3 साहूकार के पास भी पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन साहूकारों से भी पैसा नहीं मिलता है। और जैसे ही शाम का वक्त होता है यह फिर से अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों से सलाह मशवरा मांगने लगता है। अब इसके दोस्त ऐसे ही होते हैं, इसको सलाह देते हैं कि हमारे जो मुंबई शहर में है काम की कोई भी कमी नहीं है, अगर तुम एक काम करना चाहो तो उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोटे पैसे मिलेंगे। इस तरह से सुरेश अपने दोस्तों को यह पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं 2 से 3 महीने में काम करके 3 से 4 लाख रुपए कमा लूँ। अभी इसके 2 दोस्त होते हैं, यह कहते हैं कि हमारे मुंबई में बहुत ज़्यादा काम है तो सेक्स वर्कर का काम शुरू कर दे, और सेक्स वर्कर का अगर तू काम करते हैं तो इससे तुम्हारी जो आमदनी है, जो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। और इस तरह से इसके दोस्त यह भी कहते हैं कि अगर तू सेक्स वर्कर का काम करता है तो हमें ये तुम्हारी मुलाकात एक होटल के मालिक से भी करवा देंगे और उस होटल के मालिक में तुम हर रोज़ अपना सेक्स वर्कर का काम
करके काफ़ी मोटे पैसे कमा सकते हो। अब इसके दोस्त इसको लेकर एक होटल के मालिक के पास जाते हैं और इस होटल के मालिक का नाम होता है धर्मवीर, और धर्मवीर से इस सुरेश की बातचीत करवा देते हैं। होटल का मालिक धर्मवीर जब सुरेश को देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि सुरेश की हाइट कम से कम 6 फीट की ऊंचाई की होती है और एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है। और इस तरह से धर्मवीर इसको अपने से वर्कर के काम में रख लेता है। अब जैसे ही अमीर घरों की लड़कियां इस होटल में आती थी और जैसे ही लड़कों की डिमांड रखती थी, तो यह धर्मवीर इस सुरेश नाम के लड़के को उन अमीर लड़कियों के साथ सोने के लिए भेज दिया करता था। और इस तरह से यह सुरेश नाम का लड़का इन अमीर लड़कियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता था और शारीरिक संबंध बनाकर उन अमीर लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूला करता था। कुछ समय बीत जाता है। जैसे ही 20 जुलाई 2024 का दिन आता है तो 4 विदेशी महिलाएं जो कि रूस की होती हैं और रूस से अपने इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में घूमने आती हैं। और ये चारों विदेशी महिलाएं जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो चारों ही इसी होटल में आ जाती हैं और इस होटल के मालिक से कमरा मांगती हैं। और इस तरह से होटल का मालिक इनको एक कमरा दे देता है। लगभग आधे घंटे के बाद चारों सुंदर महिलाओं में से एक सुंदर महिला आकर इस होटल के मालिक धर्मवीर को यह कहती है कि अगर हमें कोई हिंदुस्तानी लड़का आज रात के लिए मिल जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और यह धर्मवीर जो होटल का मालिक होता है सुरेश के पास फ़ोन कॉल करता है और सुरेश को वहाँ बुला लेता है। सुरेश को वहाँ पर बुलाने के बाद ये 4 विदेशी महिलाओं के सामने इस सुरेश नाम के लड़के को खड़ा कर देता है। अब चारों विदेशी महिलाएं जैसे ही इस सुरेश नाम के लड़के को अपने सामने खड़ा देखती हैं तो इस पर चारों मोहित हो जाती हैं, क्योंकि लड़के की जो हाइट थी 6 फुट इंच की होती है। हट्टा कट्टा नौजवान लड़का होता है। जैसे ही सुरेश इन चारों महिलाओं को देखता है, इनके बड़े बड़े वक्ष स्थल को देखता है, इनके बड़े बड़े नितन को देखता है और इनके गोरेपन को देखकर इन पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। अब ये चारों विदेशी महिलाएं इस लड़के को लेकर अपने कमरे में जाती हैं। कुछ देर तक तो यह बैठकर शराब पीती हैं और साथ में सुरेश के नाम के लड़के को भी शराब पिला देती। अब जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है तो ये चारों महिलाएं अपने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं और इन चारों महिलाओं के बड़े बड़े वक्ष को देखकर और इनके गोरे बदन को देखकर यह हिंदुस्तानी लड़का सुरेश इनके ऊपर ज़्यादा मोहित हो जाता है। और इस तरीके से सुरेश एक महिला के साथ यानी एक विदेशी महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाते हैं कि इन विदेशी महिलाओं की एक एक करके चीख निकाल देता है। और जैसे ही ये चिल्लाने की आवाज़ें होटल के मालिक धर्मवीर के कानों में पड़ती है तो धर्मवीर अपनी कानों में उंगलियां डाल लेता है और इस तरह से यह सुरेश नाम का लड़का एक एक विदेशी महिलाओं के साथ 2-2 बार सोता है और उनको इतना खुश कर देते हैं कि वो फूली नहीं समाती हैं। अब चारों महिलाओं के साथ पूरी रात में यह 2-2 बार अपने शारीरिक संबंध बनाता है और चारों महिलाओं को खुश कर देता है। यह चारों महिलाएं इससे खुश होकर बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं और इस तरह से इस सुरेश नाम के लड़के की बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है। और इस तरीके से लगभग रात के 3 बजे का समय हो जाता है। यह हिंदुस्तानी लड़का इन चारों विदेशी महिलाओं को खुश कर चुका था। अब चारों विदेशी महिलाएं यह सोचती हैं कि यह लड़का अगर हमारे साथ रहता है तो हमें मौज मस्ती करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से इन चारों विदेशी महिलाओं में से एक विदेशी महिला होटल के मालिक धर्मवीर के पास आती है और धर्मवीर के हाथ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे रखती है और धर्मवीर को कहती है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है और जैसा हम कहेंगे उसी के अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा। और इस तरह से उस कमरे की चाबी ले ली जाती है और कमरे की चाबी लेने के बाद यह विदेशी महिला उसी कमरे में वापस चली जाती है और इस तरह से उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया जाता है। अब वहाँ सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन जैसे ही विदेशी महिला उसके साथ बड़े प्यार से बात करती है तो उसकी घबराहट काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। लेकिन यह लड़का नहीं जानता था कि इसके साथ कितना बुरा होने वाला है। जैसे ही सुबह का समय होता है तो सुरेश इन चारों विदेशी महिलाओं से यह कहता है कि मुझे अब घर जाना है। चारों विदेशी महिलाएं
सुरेश की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं और उसको यह कहने लगती है कि अगले 15 दिन तक तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा और हमारी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी। सुरेश वहाँ पर घबरा जाता है और जैसे ही वह इस बात का विरोध करता है तो चारों विदेशी महिलाएं ये कहती हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एक रेप का केस लगा देंगे और रेप का केस लगातार तुम्हें सारी उम्र के लिए जेल में करवा सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर सुरेश मान जाता है और सुरेश को वहीं पर रखा जाता है। यह चारों महिलाएं बाहर जाती हैं और बाहर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसके लिए काजू बादाम पिस्ते खरीद कर लाती हैं और उसको खिलाने लगती हैं। और इस तरह से अपने रात के समय ये चारों महिलाएं इस लड़के के साथ अपनी शारीरिक संबंध बनाती हैं और इस तरीके से लगभग 5 से 6 दिन का समय बीत जाता है। जैसे ही सुरेश अपने घर पर पहुंचता है तो सुरेश के माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और इसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब सुरेश के माता पिता अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर सुरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को इसकी यानी कि सुरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं तो इसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से पुलिस लगभग 3 दिनों तक सुरेश की तलाश करती है, लेकिन पुलिस को भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे करके समय गुजर जाता है। जैसे ही पुलिस सुरेश के दोस्तों से बातचीत करने पहुंचती है तो सुरेश के दोस्तों से बातचीत की जाती है। सुरेश के दोस्त उसको यानी कि पुलिस को यह बताते हैं कि 1 सप्ताह पहले हमने सुरेश को धर्मवीर के होटल की तरफ जाते हुए देखा था। अब पुलिस धर्मवीर के होटल तक पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस धर्मवीर के होटल में पहुंचती है तो सारे कमरे की चेकिंग की जाती है और चेकिंग के दौरान उस कमरे तक भी पहुंच जाती है जिस कमरे में सुरेश नाम के लड़के को कैद करके रखा गया था। अब पुलिस उस दरवाजे को खुलवाते हैं और जैसे ही पुलिस सुरेश को रस्सियों के साथ बंधा हुआ देखती है तो पुलिस वहां पर हैरान हो जाती है। अब ये चारों विदेशी महिलाएं वहां पर बैठी हुई मिलती हैं और वहां से इन चारों विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो मुंबई पुलिस होती है इस बात का सबसे बड़ा दोषी धर्मवीर को मानती है, क्योंकि यह सारा काम धर्मवीर के होटल में ही चलता था और इससे वहां से जो है धर्मवीर को भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसके होटल को सील कर दिया जाता है। उसके होटल पर ताला लगा दिया जाता है। अब इन चारों महिलाओं को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद इनको लगभग 5 से 6 दिन के बाद हिंदुस्तान से वापस भेज दिया जाता है। और यहाँ पर सुरेश नाम के लड़के को काफ़ी बड़ी चेतावनी दी जाती है, काफ़ी वार्निंग दी जाती है और उसको भी वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती होती है होटल के मालिक धर्मवीर की। धर्मवीर के खिलाफ पुलिस जो है एक चार्जशीट तैयार करती है और उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया गया है। यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेश नाम का लड़का पैसों के लालच में आकर एक सेक्स वर्कर बन चुका था, लेकिन यह सेक्स वर्कर मजबूरी में बना था और इस तरह से इतने पैसे कमा लिए थे कि अपनी माँ का इलाज ये बड़ी आसानी से करवा सकता है और भविष्य में अपनी माँ का इलाज करवा भी लेगा। लेकिन यह इसने जुर्म का रास्ता तैयार किया था जिसके कारण इसकी काफ़ी वहाँ पर बदनामी हुई। दरअसल दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी दर्दनाक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरी मौसी हमारे घर में ही काम करती थी। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर गए थे। मौसी 40 साल की खूबसूरत महिला थी। वह हमेशा मुझे नहलाने की जिद करती थी। वह यह समझने को तैयार नहीं थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही एक दिन उसने मुझसे कहा, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर खिलाया था। और मैंने कहा, मौसी मुझे शर्मिंदा मत करो। फिर मौसी ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और अपने आगोश में भरकर मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। दोस्तों कहते हैं कि मौसी माँ का दूसरा रूप होती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था
कि मुझे अपनी मौसी के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे कुछ पता था कि जिससे बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मेरे प्रति नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। या एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए विदेश चले गए। इसी बीच माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी भेज दी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी तो मम्मी पापा विदेश चले गए थे। इसलिए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक लंबी सी गठीली बदन वाली खूबसूरत औरत खड़ी है और दिखने में गोरी चिट्ठी थी। वो बोली, इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत थी ना? मैंने कहा हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैंने उस औरत को तुरंत अपने घर के अंदर बुला लिया। फिर मैंने उसे घर की रसोई दिखाई, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकली। उसे तुरंत पता चल जाता है कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर की नौकरानी आई है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को छुट्टी का समय आया, फिर उसने कहा, साहिल, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक काम करने वाली महिला हो। आपकी दूसरी पहचान क्या होगी भला? इस पर वह बोली, मैं इस घर में नौकरानी बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली मौसी के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम कमला है। मैंने बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने मौसी को भेजा था। यह मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कमला जी मेरी मौसी हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं था। इसलिए जैसे ही कमला मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से माँ का एहसास हुआ। मैंने उनसे कहा, आज मैं इतने सालों बाद अपनी मौसी से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पहचान लिया है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शाम के 6 बज रहे थे तो मैंने मौसी से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती हैं। कल समय पर काम पर आ जाइएगा। इस पर वो बोली, साहिल बेटा, मेरे पास अपना मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में से मुझे 2 पैसे कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए यहाँ कमरा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने अपने माँ को सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उसे एक कमरा दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो वह तुरंत लाकर तुम्हें दे देगी। तुम्हें भी कोई छोटा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वो अपने साथ कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने उन्हें अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दे दी और अपनी माँ के ही कमरे में चेंज करने को बोल दिया, और मैं बाहर आ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मैं माँ के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि मैं उनके कमरे से मोबाइल चार्जर लेना चाहता था। मैं भूल गया था कि मौसी वहाँ कपड़े बदल रही थी। मौसी को कपड़े बदलते देखा तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मौसी को मुझे वहाँ देखकर कोई भी शर्म नहीं आई। फिर उन्होंने कहा, साहिल, आओ मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे अपने सामने बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सही नहीं लग रहा था। मौसी देखने में बहुत सुंदर थी। वह 40 साल की थी, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी एक अधेड़ उम्र की औरत का नहीं लगता था। कुछ ही देर में वो मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में भी कमला मौसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर घर आए 10 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताया। यादों को सुनकर वह छोटा लड़का जो हमेशा अपने मोबाइल में व्यस्त रहता था, अब उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी थी। कमला मौसी ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। उसे आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, तभी उसने मुझसे कहा कि साहिल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। मौसी मेरे कमरे में बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ नहीं नहाए, लेकिन अब मुझे तुम्हारे गीले बालों को पोंछना है। मैं उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना तौलिया दे दिया। फिर मैं उनके सामने बैठ गया।
वह मेरे बाल संवारने लगी। मौसी मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उनके साथ बहुत खुले विचारों वाला था। मैं उनसे कहता था कि आप इस घर को अपना घर समझें। मैंने उनसे जो कहा उन्होंने मुझे गौर से सुना। वह हमारे घर में ऐसे ही रहने लगी जैसे वह उसका अपना ही घर हो। एक शाम में दोस्तों के साथ जन्मदिन के पार्टी में जा रहा था। फिर मौसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर मौसी बोली, तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और अकेले बाहर जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी मौसी को भी कहीं बाहर ले जाया करो घुमाने फिराने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उस बाहरी आधुनिक वातावरण में अपनी बराबरी कर सकती हैं। इस पर उन्होंने मुझे सहमति दी। फिर मैं उन्हें माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी पहनाकर तैयार होने के लिए कह दिया, क्योंकि वह पार्टी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि मौसी की सुंदरता की चमक ने तुरंत मेरी नज़र खींच ली थी। मुझे लगा कि वह उम्र दरार है, लेकिन वह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी माँ के कमरे से साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक मॉडल की तरह मेकअप किया था। वह देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आज मैंने उन्हें एक ऐसी महिला को देखा जो साधारण साड़ी में भी एक अलग ही अवतार में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी। उस ड्रेस में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। उनके वजूद पर जब मेरी नज़र गई तो मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर जैसे ही मौसी मेरी ओर बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से फिसल गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर गई। अब उनकी सुंदरता की महक की खुशबू मेरी चारों ओर फैल गई थी और उनका वजूद मुझसे टकरा गया। मैं एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था, लेकिन मौसी मेरे ऊपर से उठ नहीं रही थी। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरा खुद पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा था। इसलिए पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, अचानक मौसी हिली। तब जाकर मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने ऊपर से दूर किया। मैंने उनसे कहा, आपने जो भी मैं कोवर किया है, इससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन कृपया आप हील्स ना पहने। मुझे आपको हर कदम पर उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हील वाली सैंडल एक तरफ रख दी और मेरी माँ की दूसरी फ्लैट सैंडल पहन ली। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र मौसी के वजूद पर थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच वह एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका थी, लेकिन मौसी ने गलतफहमी दूर करने के लिए बजाय और भ्रम में पैदा कर दिया। मेरे सभी दोस्तों को उन्होंने बताया कि मैं साहिल के दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम अपने दोस्तों को यह बताकर थोड़े भावुक होना चाहते थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती हूँ। तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं इनके लिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मौसी ने यह कहा, मैंने उनसे कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वह सही किया। मुझे तो भाव खाने की आदत है। इस पर उन्होंने कहा, मैं तब से तुम्हें जानती हूँ जब तुम 2 साल के थे। तब से मैं तुम्हारी देखभाल की है। मैं तुम्हारे स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने सीधा कहा कि अब तो हमारी दोस्ती का विषय छिड़ गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अब मौसी मेरी दोस्त बन गई थी। फिर मैं बोला, अब आपको मेरी मौसी बनने की उम्र भी बीत गई है और आपको मौसी कहने की मेरी उम्र भी बीत गई है। फिर वह कहने लगी, फिर तुम मुझे कमला कहकर बुलाना, यह ठीक रहेगा ना। वह 40 साल की महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में वह एक खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसलिए तो मेरे मुंह से कम शब्द निकल गया। अब वह अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। फिर हम बातें करते हुए घर पहुँचे और अब दोनों थक गए थे, इसलिए घर पहुँचते ही हम अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं असमंजस में था
कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी कमला कमरे में दाखिल हुई। फिर उसने मुझसे फ़ोन रखने को कहा। फिर उसने कहा कि जब तुम्हारी कमला घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझसे यह भी पूछ सकते हो, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। फिर कमला ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट निकाल कर दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात कमला मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश करूंगी। जैसे ही उसका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसे तेल की मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज कमला अपने हाथों से मेरे सर की मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कमला मेरे पैरों के पास सो रही है। जागते ही मैंने उसे जगाया। फिर मैंने उनसे कहा, आप यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हें तेल की मालिश की थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह कमला ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए थे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय देती थी? क्या तुम्हें कभी सर की मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिलता। इन सब के विपरीत मैंने उनसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर कमला ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों घर आ गए थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी मेरी तरह कमला जी पर थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और आज तो वह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उन पर से हटने के लिए तैयार नहीं था। पापा के गले से लग गया कि माँ कमला जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए माँ उनके गले से लग गई। उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग तरह की नज़रों से कमला की ओर देखते हुए देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें इतना ध्यान से क्यों घूर रहे हैं। उनका इस तरह उन्हें घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन कमला अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं भी उनसे मिलने उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ था। कमला मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उनसे कहा, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका साहिल। इस पर कमला बोली, तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं कमला, कोई काम नहीं था। हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर। मुझसे बिना कोई सवाल किए वो मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकल गया। अगले दिन सुबह के 10 बज गए। अभी तक नाश्ता नहीं बना था। कमला जी जो हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता लाती थी, आज 9 बजे तक नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि कमला अपना चेहरा नीचे किए ही खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वो बोली, तुम्हारे पापा। वह आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सर मेरी ओर घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए हैं तब से पापा की बुरी नज़र कमला जी पर थी। मैं उस पर उसकी बुरी नज़र देख सकता था। कमला सिर्फ मेरी मौसी नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई है।
मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे कमला को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधा कमला के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पापा कमला जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे नोट रख दिए। कहीं पापा ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? पापा उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे थे? सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। कमला जी पापा से कह रही थी कि जब तक मैं साहिल से नहीं मिलूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। फिर मैंने पापा से कहा, आप कमला के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो वहीं मम्मी भी कमरे में आ गई। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। माँ और पापा के चेहरे पर और अधिक परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कह रहे थे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने कमला के साथ क्या किया है। तभी कमला मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर कमला कहने लगी, साहिल तुम ही हो इस घर में जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते चुप रही। कमला ने कुछ शब्दों कहे और फिर मेरी गर्दन से चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब माँ ने कमला से कहा, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप रहो और यहाँ से चली जाओ। अचानक कमला मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं साहिल को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूँगी। फिर वह कहने लगी, साहिल तुम अपने अमीर बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम रागनी है। रागनी कुछ साल पहले इस घर के काम कर रही थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को तुम्हारे पापा ने तुम्हें गोद लिया। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूँगी। तुम अभी मेरे साथ आओ। मैंने कमला को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, आप मेरी मौसी भी होंगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप यह गलत कह रही हैं कि अब मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप मुझे सच बता देंगी कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, इसलिए वह मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरी सोच से भी अधिक अच्छा जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी मौसी को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उससे ठुकराया, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसों उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया। कमला मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की। उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे, इसलिए आज उसकी हालत खराब थी। मेरा भाई गलत संगतों में पड़ गया था। वह इधर उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करती थी और अब भी वह मेरे माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए आई थी। उसने घर से कुछ गहने चुरा लिए थे। वह उससे संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरे माता पिता से 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे मना कर दिया, इसलिए वह उन्हें धमकी दे रही थी और मेरे माँ बाप उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे। उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। वह मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी सच्चाई सामने आई तो मेरे मन से उसके लिए प्यार निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए कमला को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई। ना ही वह मेरे बड़े भाई को अच्छी परवरिश दे सकती है कि अगर उन्होंने समय रहते उस पैसे और समय की कदर की होती तो आज मेरा भाई बेहतर रास्ते पर होता। लेकिन मौसी ने ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी, इसलिए मेरे माता पिता ने
बड़े भाई को भी गोद ले लिया और उसे भी मेरी तरह अपनी औलाद की तरह समझने लगे और मौसी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ बाप का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। अगर वक्त रहते मुझे मौसी की सच्चाई ना पता चलती तो मैं बुरी तरह से उनके जाल में फंस जाता। कुछ लोग पैसों की लालच में आकर रिश्तों को मान मर्यादा बिल्कुल ही करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।